देखिए, मैं तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ। मैंने संकेत में उनको कहा भी है कि देखो ये मुफ्त में पैसा उड़ाने की योजनाएं बंद होना चाहिए। अब यदि ये ऐसा ही चला तो कितने दिन चलेगा भाई रविंद्र जी? बहुत लंबे समय नहीं चल पाते। आज यूपी बिगड़ी है, कल एमपी भी बिगड़ेगी। अब एक बात से तो मैं शिवराज जी से भी असहमत रहता था। मैंने उनको कहा भी कि सुबह उठे, अफसर और दो चार चापलूस अफसर आए फाइलें लेकर के, जल्दी जल्दी में उन्होंने साइन कराए और ये हेलीकॉप्टर के लिए निकल पड़े। दिन भर कहीं भूमि पूजन, कहीं अनावरण, कहीं क्या उद्घाटन, ये सब करके रात को थके हारे लौट आते थे। कुछ काम लेकर के लोग जाते थे तो कहते थे भाई थक गया हूं दिन भर, अब कल देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष भी कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने वाले, बनाने वाले, खड़ा करने वाले, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य रहे रघुनंदन जी शर्मा जी के पास मैं आज उनसे कई विषयों पर बात करने वाला हूँ। ऐसे विषय जो इस समय ज्वलंत विषय बने हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए। आज मेरा तीनों विषय पे बड़ा खुल के बात करने वाला हूं। आप जवाब उन्हें देना है। सवाल मेरे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो तीसरी बार आ तो गई है, लेकिन जिस तरह की वैसाखियां लग गई हैं, जिस तरह के सहयोगी हैं जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, तो ये बेमेल शादी कब तक चलेगी? रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव के मामले में मध्य प्रदेश में शायद आपका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो ये जो बेमेल शादी हुई है और कल जिसमें बड़ा धूमधाम से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, क्या लग रहा है क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा? क्योंकि हमने देखा गठबंधन की सरकार चलाना अटल जी के ही बस की बात थी, कई लोग इसमें फेल हुए। आपका कहना बिल्कुल सच है रविंद्र जी। गठबंधन की सरकार आखिरकार बंधन में बंधी हुई रहती है और इसीलिए इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसमें गांठ भी रहती है और बंधन भी रहता है। वह स्वतंत्रता नहीं रहती जो एक सामान्य रूप से एक व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वो स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र तन से, स्वतंत्र विचारों से काम कर सके और जी सके, ये बंधनों में नहीं होता। निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए था, मैं 400 पार की बात नहीं करता, मैं 350 की बात भी नहीं करता, लेकिन कम से कम 272 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही चाहिए थी, जिससे उसे किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 32 सीटें कम रह गई है। 240 सीटों के आधार पर सरकार चलाने का अर्थ है कि हम पैर से अपंग हो गए हैं और हम बैसाखी के आधार पर पूरे 5 साल चलने वाले हैं। और बैसाखी भी ऐसी है जिन पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, चूंकि सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बाकी के जो गठबंधन वाले दल हैं वो तो मजबूरी में साथ खड़े हैं। सत्ता के साथ रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत ज़्यादा है और इसलिए ये रहेगी तो हम सत्ता में बने रहेंगे और हमारे कारण ये सत्ता में रहेंगे, हम इनके कारण सत्ता का उपभोग करेंगे। ये परस्पर आपस में एक दूसरे के सहयोग के आधार पर सरकार बनी है और चलने की संभावना है। लेकिन दबंगता से जो आज तक निर्णय लेते रहे, ऐसे निर्णय लेने में अब कठिनाई आएगी। कभी कभी मुझे विचार आता है कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना परिपक्व नेतृत्व है, समझदार है, राष्ट्रहित से परिपूर्ण है, फिर भी समय का सदुपयोग करने में कहीं न कहीं कोताही कर लेते हैं। अटल जी के समय भी
ये धारा 370 समाप्त हो सकती थी, लेकिन वो 3-4 साल का समय हमने बर्बाद किया। वैचारिक आधार पर पहले काम होना चाहिए। रविंद्र जी, मैं जब पढ़ता था तो कॉलेज में हमारे इतिहास विषय के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें एक सामान्य फार्मूला बताया कि किसी भी राजा का वर्णन आए, किसी भी राज्य के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आप आंख मीच कर 10 लाइन लिख देना। इन्होंने तालाब खुदवाए, नए कुएं बनवाए, इन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, इन्होंने सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे फलदार वृक्ष लगाए, छायादार वृक्ष लगाए। ये तो जो भी आएगा वो ये सब कराएगा, करना ही है उसको, इससे अलग हट करके उसको कुछ नहीं करना है। इससे अलग हट करके जो राजा काम करता है उसी का नाम होता है और इतिहास उसी को याद रखता है। विक्रमादित्य को याद रखते हैं इसलिए कि न्याय की बेमिसाल उन्होंने गद्दी संभाली थी, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात बेमिसाल थे वो, उनकी मिसाल दूसरी नहीं हो सकती। तो ऐसे राजाओं ने जिन ने विशेष कार्य किए उन्हीं को याद किया जाता है। अब विकास कार्य की बात, अरे विकास कार्य तो जो आएगा वो सड़क बनवाएगा, जो आएगा बिजली देगा, जो आएगा पानी पिलाएगा। इसमें नई बात क्या है? म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के यदि केंद्र सरकार तक यही कुछ विकास करना है तो फिर अर्थ क्या है? हमारा भारत नंबर 1 का शक्तिशाली राज्य बने, विश्व में इस 5वें 6वें से ऊपर उठ करके हम दूसरे तीसरे नंबर पर जाएं, विश्व गुरु का स्थान हम प्राप्त कर लें, यदि इस दिशा में हम बढ़े तब तो इस सरकार का भी महत्व है और इस पार्टी का भी महत्व है। लेकिन बाकी सब पार्टियां सरकार में सत्ता में आती है और सड़कें बनाती है और बिजलियां देती है और घर बनाती है और लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, जैसी परंपरा चल गई है आजकल। हर राजनीतिक पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां देकर के सत्ता में बैठना चाहती है। उनके बाप का पैसा है क्या? वो बीजेपी कर रही है वो तो। हाँ, तो मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूं। सारी राजनीतिक पार्टियां इस दौड़ में लगी है कि हम लोगों को सरकारी खजाने का पैसा मुफ्त में बांटकर सत्ता में बने रहें। रघु जी, आपको लगता है कि ये 100 रुपये लाडली बहनों को दिए जा रहे हैं, इसकी जगह उनको रोजगार दिया जाना चाहिए उसी फंड से? हर साल 1200 करोड़ रुपए, हर महीने 1200 करोड़ रुपए बांटने के बजाय इस 1200 करोड़ से आप इंडस्ट्री डाल सकते थे और बच्चियों को, महिलाओं को रोजगार दे सकते थे। देखिए, मैं तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मैंने संकेत में उनको कहा भी है कि देखो ये सब ये मुफ्त में पैसा उड़ाने की योजनाएं बंद होना चाहिए। परिश्रम करें लोग, मेहनत करें, मेहनत का कमाएं और मेहनत का खाएं, अपना परिवार चलाएं। बिना मेहनत के खाना चाहते हैं, बिना मेहनत के परिवार चलाना चाहते हैं लोग, और सरकार के भरोसे रहना चाहते हैं। तो सरकार के भरोसे लोग जिंदगियां जिएंगी तो विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, कोई जवाब दिया? मोहन जी ने सुना है और विस्तार से आगे भी बात करेंगे, उनको फिर बताऊंगा मैं। लेकिन एक दुविधा है, पहले वाली जो सरकारें मुफ्तखोरी की आदत डाल देती है और योजनाएं चला देती है, उनको आसानी से बंद करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम है, बड़ा हिम्मत का काम है। और ऐसे हिम्मत वाले लोग कम पैदा होते हैं राजनीति में। क्योंकि पहले वाली सरकार भी आपकी ही थी और वो नेता भी आपके शिष्यवत थे। देखिए, पहले वाली सरकार भी थी और उसके पहले जो सरकारें रही, भले ही हमारी नहीं थी, लेकिन मुफ्त के आते हैं तो सब नहीं डाली है ना। लोकतंत्र में जब से ये चला है आज़ादी के बाद कि सरकार बनाना है तो लोगों को खुश रखो, आउट ऑफ वे जा कर के उनको पैसा बांटो और पैसा बांट कर,
जो घोषणा पत्र बनते अच्छा, हैं, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में अनाज दे रहे हो, तो ये एक तरह का एहसान कर रहे हो या गरीबों को और ज्यादा आप गरीबी की ओर ले जा रहे हो? 80 करोड़, हम कह रहे हैं कि अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, आप विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हो, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर हमने डिपेंड कर दिया है। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जीवन के 80 वर्षों में से 60 वर्ष सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इस लौकिक जीवन में बीत गए हैं। तो जो अनुभव कहता है उस आधार पर, और जो विचारधारा कहती है उस आधार पर, आप गरीबों को ऊपर उठाने के लिए सस्ता अनाज जरूर दो, लेकिन पैसा लेकर के देना चाहिए, मुफ्त देने की आवश्यकता नहीं है। यदि बाजार में 100 रुपए किलो कोई चीज मिलती है तो गरीब को 50 रुपए किलो उपलब्ध हो जाए, ताकि उसका परिवार चलता रहे। लेकिन मुफ्त में दे देना, उससे तो उसकी आदत बिगड़ती है, वो काम नहीं करेगा तो विकास के काम कैसे होंगे? कहीं भी किसी भी प्रकार के काम पूरे नहीं हो सकते। भाई साहब, ये जो मुफ्तखोरी है, इसके कारण किसानों को गेहूं कटाई के लिए, फसल कटाई के लिए, फसल तैयार कराई के लिए, निंदाई के लिए, फसल साफ करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार मुफ्त में दे रही है। तो वो किसानों को कहाँ से मजदूर उपलब्ध होंगे? उसके कारण हमारी कृषि अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। पर इस सब पर गंभीरता से, बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं तो सक्रिय राजनीति में नहीं हूं रविंद्र जी, लेकिन जो सक्रिय राजनीति में है उनको कहने में मैं किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करूंगा। जो कहना है उनको साफ साफ कहूंगा, खड़ा खड़ा कहूंगा कि भैया ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना बंद करो, और लोगों को काम के आधार पर, काम के बदले। देखिए अटल जी, जब मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। मैं विधायक था 1977 में, जनता सरकार बनी थी, तो उस समय भी एक योजना गरीबों के लिए प्रारंभ की थी कि काम के बदले अनाज। काम तो करना पड़ेगा, बदले में हम पैसा नहीं देंगे, अनाज दे देंगे। तो काम के बदले अनाज देते थे, और जो नगद देते थे उससे ज़्यादा कीमत का अनाज उनको काम के बदले में देते थे। ये रियायत भी दी जा सकती है, ये ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। हरामखोरी की आदत डालना ठीक नहीं है। ये राष्ट्र हित में भी नहीं है, जनहित में भी नहीं है, समाज हित में भी नहीं है, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के हित में भी नहीं है जिसकी आदत हम बिगाड़ रहे हैं। प्रभु जी, अभी आपने कहा इसके पहले कि मैं खरी खरी और साफ कहने के लिए जाना जाता हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मैं इसी से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ कि जरा खरी खरी बताइए कि आखिर क्या कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। नारा तो आपने 400 का दिया था, आपने से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का ये 400 का नारा और 272 तक नहीं आए, उसके कुछ कारण आपको दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए कभी कभी लक्ष्य बड़ा रखना पड़ता है। छोटे लक्ष्य की पूर्ति के लिए बड़े लक्ष्य रख करके उसके लिए प्रयत्न करना, ताकि छोटे तक हम पहुंच जाएं। लेकिन अतिशयोक्ति भी नहीं लगना चाहिए। 400 पार की बात की थी तो उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हुआ था, लेकिन वोटरों में निराशा हो गई। वोटरों में तो ये हुआ कि ये तो जीत ही रहे हैं, अब 400 तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ जीत ही रहे हैं, सत्ता में तो आ ही रहे हैं, हम वोट डालने नहीं भी जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और इसलिए बहुत सारे बीजेपी समर्थक वोटर इसलिए नहीं निकले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी रही है, भाजपा तो जीत ही रही है, हम न जाएं तो भी चलेगा। ये चिंता का विषय होना चाहिए था। जब पहली चरण में उत्तर प्रदेश में और कई प्रांतों में 50% वोट मिले, 48%, 52% वोट मिले, तो चिंता का विषय होना चाहिए था। कार्यकर्ताओं को मिलिट्री की तरह, फौज की तरह से धकेल करके खड़ा करना चाहिए था, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। और मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो वो सदैव भाजपा के पक्ष में जाता है, क्योंकि भाजपा विरोधी वोट तो 100% नहीं तो 90% पढ़ना ही है। उनके तो उसमें धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, और इसलिए उनको
भाजपा को हराने के लिए उनका जो धार्मिक संविधान है उसमें लिखा हुआ है, इस बात को तो सामान्य कार्यकर्ता समझता है, हम संगठन स्तर पर क्यों नहीं समझ पाए। यहाँ भी इसी प्रकार। अच्छा, आजकल एक और बात रविंद्र जी हो गई कि पहले फील्ड में घूम घूम करके हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता, समयदानी, जीवनदानी कार्यकर्ता जिले जिले में, तहसील स्तर पर नीचे तक जाते थे और कार्यकर्ताओं में साहस, उत्साह और प्रेरणा भरते थे। अब तो वो सारी परंपरा बंद हो गई। अब तो एक कमरे में कौन सा डिजिटल हाउस हो गया है, उसमें 10 बार रूम। हाँ, वार रूम। अब वार रूम वो अपने से ही भिड़ रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं। मुझे फोन आया चुनाव के दिन, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बोल रही हूं। मैंने कहा कि माताजी आप कौन हैं? बोले माताजी नहीं हूं, मैं तो लड़की हूं। मैंने कहा कि नहीं, तुम तो फोन कर रही हो तो सामने दिख नहीं रहे हो, तो मेरी तो माताजी ही। नहीं सर, आपने वोट डाला कि नहीं वोट डाला? मैंने कहा कि नहीं डाला। तो सर वोट डाल दीजिए। मैं कहाँ डालना है? तो ये तो आपकी इच्छा पर है, आप वोट डालने जरूर जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी का वार रूम और वहां जो लड़की बैठी है वो बोल रही है कि आप वोट डालने, उसको जितना सिखा दिया उतना ही बोलेगी। उससे यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बारे में मैं 2 सवाल कर लेता तो उसको वमन हो जाती, उल्टी हो जाती, चक्कर आ जाते उसको। तो ऐसे लोगों को पैसे दे करके पार्टी लोगों को बिठा करके काम कर रही है। जो त्याग और तपस्या युक्त जीवन जीने वाले कार्यकर्ता थे और एक एक क्षेत्र में जाकर के जनता भी प्रभावित होती थी, कार्यकर्ता भी प्रभावित होते थे और काम करते थे कि ये इतना तपस्वी, ये पार्टी के लिए समय दे रहा है, जीवन लगा रहा है, कम से कम हम थोड़ा सा मेहनत करके, परिश्रम करके, समय लगा करके पार्टी के लिए काम तो करें। ये परंपरा हमारे यहाँ खत्म हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल पार्टी हो गई है, नौकरों के आधार पर चलने वाली पार्टी हो गई है। अब यदि ये ऐसा ही चला तो कितने दिन चलेगा भाई रविंद्र जी? बहुत लंबे समय नहीं चल पाते। आज यूपी बिगड़ी है, कल एमपी भी बिगड़ेगी। ये तो यहाँ ठाकरे जी, प्यारेलाल जी और ऐसे असंख्य प्रचारक और हमारे संगठन मंत्री थे जिन्होंने जो फसल बोई है उसका फल आज तक भोग। मध्य प्रदेश में जो संगठन का काम खड़ा किया है उसका परिणाम है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में सीटें जीतते हैं। यदि 2019 में, उसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें हमको अल्पमत नहीं मिलता और कांग्रेस की साल भर के लिए वो नहीं मिलती, तो अभी फिर कांग्रेस आ जाती। उस एक वर्ष में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, रौंदा, तकलीफें दी, बदले की भावना से एक वर्ष में काम किया, उसके कारण लगकर, जुट करके और ताकत के साथ पार्टी ने फिर से सरकार बनाई है। उसका परिणाम है जब कार्यकर्ता परेशान होता है, कठिनाई में आता है, तब वो प्रतिक्रिया में काम करता है और उस प्रतिक्रिया स्वरूप हम 165 और 70 तक पहुंचने वाले थे। रघु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है आपके अनुभव के आधार पे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान को अब केंद्र में दिल्ली बना दिया है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो आपको लगता है कि यहाँ मोहन यादव को काम करने में अब सुविधा होगी? क्योंकि अभी भी 6-6.5 महीने हो गए सरकार को बने हुए, मोहन यादव जी अभी भी शिवराज जी की आभा मंडल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। शिवराज जी का जो आभा मंडल इतने 20 वर्षों का यहाँ रहा है वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है कि कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे थे। अब शिवराज जी का चूंकि अब दिल्ली गमन हो गया है, दिल्ली की ओर चले गए हैं, तो आपको लगता है कि उनको काम करने में और सुविधा होगी यहाँ? देखो, एक बात मैं बताता हूँ रविंद्र जी कि शिवराज ने भले ही बहुत अच्छा काम किया है, बड़े सज्जन व्यक्ति है, सरल है, भोला है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री होता तो वो मध्य प्रदेश में काम तो करता ही जनहित की। जिसको अवसर मिल जाता है वो सिरमौर हो जाता है, जिसको अवसर नहीं मिलता है योग्य होते हुए भी वो अपनी प्रतिभा निखार नहीं सकता। और इसलिए शिवराज जी को अवसर मिला, उन्होंने काम किया, लेकिन और भी काम हो सकते थे।
अब एक बात से तो मैं शिवराज जी से भी असहमत रहता था। मैंने उनको कहा भी कि सुबह उठे, अफसर और दो चार चापलूस अफसर आए फाइलें लेकर के, जल्दी जल्दी में उन्होंने साइन कराए और ये हेलीकॉप्टर के लिए निकल पड़े। दिन भर कहीं भूमि पूजन, कहीं अनावरण, कहीं क्या उद्घाटन, ये सब करके रात को थके हारे लौट आते थे। कुछ काम लेकर के लोग जाते थे तो कहते थे भाई थक गया हूँ दिन भर, अब कल देखेंगे। तो ऐसे ही 10 साल 15 साल की सरकार चली है। आप इस अहंकार में या इस में नहीं रहिए कि हमने मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़े तीर मार लिए हैं। मेरा ये कहना है कि समान आचार संहिता मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू कर सकती है? यदि उत्तराखंड समाज सरकार समान आचार संहिता का बिल पास करके लागू कर सकती है, केंद्र में भले ही ना हो, तो मध्य प्रदेश में पहले लागू होना चाहिए था, 10 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। अभी भी अवसर है। मोहन जी के सामने तो बहुत मैदान खाली पड़ा है, उनको काम करने के लिए इतने अवसर हैं कि शिवराज जी से 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, वो उनका नाम हो सकता है। पर अब सवाल ये है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वही अफसरशाही में फंस जाएंगे। फाइल लेकर सर जैसे ही अधिकारी लोग सर कहते हैं ना, तो मुख्यमंत्री इंद्र बन जाता है, इंद्र बन जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। सारे आईएएस लोग, कलेक्टर लोग, जिनके पास हम आवेदन लेके खड़े रहते थे, ये हम सर कह रहे हैं हमको। तो ये अधिकारी लोग सर कह करके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को अपने काबू में कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं जी। अब बहुत कम ऐसे मंत्री रहते हैं जिनसे अधिकारी डरते हैं, और यही होना चाहिए। लोकतंत्र नहीं तो प्रजातंत्र है। नाम हम प्रजातंत्र का कहते हैं, जनतंत्र है। जनतंत्र में तो जनता का राज्य होना चाहिए, और जनता का राज्य अर्थात जनप्रतिनिधि जो चुन करके आया है उसका अधिकारी तो उनकी सहायता के लिए है, ब्यूरोक्रेसी उनकी मदद करने के लिए है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा ब्यूरोक्रेट कहते हैं वैसे हमारे मंत्री कहते हैं, और अधिकांश ऐसे ही कहते हैं। आप अभी जो मोहन जी का मंत्रिमंडल बना है, इसमें 80% मंत्री ऐसे ही हैं जो ब्यूरोक्रेट को सलाम करते हैं। कलेक्टर या आईएएस अधिकारी हो तो खड़े हो जाते हैं कुर्सी से। अब उनको इतनी अकल नहीं है कि कुर्सी से हम काय को खड़े होंगे, है ये नौकर है हमारा, गुलाम है, ब्यूरोक्रेट है, ये आदेश लेने के लिए आया है। ट्रेनिंग क्यों नहीं कराते आपसे? अब ट्रेनिंग करने वाले जाने यार। रविंद्र जी देखिए, 70-75 साल का लोकतंत्र होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों में वो परिपक्वता लोकतंत्र के बारे में नहीं आई, इसलिए हृदय दुखता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है। और हम अपने अधिकार को नहीं समझ पाए हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते, और जनहित में जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। इसलिए ये सारी बातें कहने का मन होता है। जी आखिरी सवाल, अब आखिरी, यदि ये मान के चले कि मेरा ये चैनल मोहन यादव जी सुन रहे हैं, आप आज मेरे चैनल के जरिए मोहन यादव जी को कौन सी 3 ऐसी बातें कहना चाहेंगे कि उन्हें ये तत्काल प्राथमिकता से लागू करना चाहिए? 3, 4, 5 कोई भी ऐसे सुझाव। निश्चित तौर पे आप अनुभवों की खान हैं, और मैं चाहता हूं इस खान से कुछ हीरे निकल के मोहन यादव की तरफ जाएं। आज कम से कम इतना करिए कि आप मोहन यादव को दिल से कुछ ऐसे सुझाव दीजिए मेरे चैनल के जरिए जिससे वे स्वीकार नहीं ना करें बल्कि उसको लागू भी करें। देखिए, मोहन जी को अपनी विचारधारा और मैनिफेस्टो के आधार पर कुछ कठोर निर्णय लेना चाहिए, और सख्ती से उन निर्णयों का अमल करवाना चाहिए। कभी कभी निर्णय हो जाते हैं, सरकार के फैसले हो जाते हैं, लेकिन वो अधिकारी ठंडे बस्ते में बांध लेते हैं। तो कठोरता से, अनुशासन रखते हुए और अपने किए हुए निर्णयों का पालन करवाना चाहिए। नंबर 1, केवल विकास ही सब कुछ नहीं है। लोग सुखी हों, समृद्ध हों, न्याय मिले, ये भी आवश्यक है। फिर संविधान के अनुसार समान आचार संहिता या इस प्रकार की बातें, सबको समान न्याय, समान दृष्टि से देखना, इसकी भी आवश्यकता है। तो इसमें भी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मोहन जी को बहुत ज़्यादा अधिकारियों के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मोहन जी जो आदेश दें
उन आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए यदि कोई एसआईटी गठन करना पड़े या कोई समिति गठित करना पड़े तो समिति गठित करवा के आदेशों का समयबद्ध पालन हो जाए, निराकरण हो जाए। समस्याएं आती है तो समस्या, जैसे शिवराज जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जन दर्शन का एक समय निर्धारित किया था। उस जन दर्शन के माध्यम से शिवराज जी की लोकप्रियता में 4 चांद लगे हैं। शिवराज जी लोकप्रिय हुए उसके लिए हुए, उसके बाद तो विधायकों को समय मिलना कठिन हो गया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और अभी भी यही हाल है। यहाँ मोहन जी को ये चाहिए कि वो हर एक कार्यकर्ता के लिए समय निकाले, जो मिलने आए उससे मिले और मिलकर के उसके समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए वो निर्धारित और सुनिश्चित आदेश प्रदान करें। ये बहुत आवश्यक है। फिर दूसरी बात, ऐसी जन समस्याएं जो किसी न किसी कारण से व्यक्तियों के स्वार्थ के कारण अटकी हुई है, व्यक्तियों के स्वार्थ को परे रखते हुए जनहित को प्राथमिकता देने के निर्णय उनको करना चाहिए और वो काम करना चाहिए। लोग आते हैं, लोकहित और जनहित के काम लेकर के आते हैं, उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन मेरा ये मत है कि मोहन जी को वल्लभ भवन में ज़्यादा बैठना चाहिए, मोहन जी को कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए, मोहन जी को जन सामान्य से मिलने का भी समय निर्धारित करना चाहिए, और वल्लभ भवन जहाँ से बैठ कर के सरकार चलती है वहाँ करना चाहिए। उनमें उन्हें भूमि पूजन, लोकार्पण, उद्घाटन, इस सब से बचने की आवश्यकता है। अन्यथा मैंने तो ये देखा है कि सिंचाई विभाग का कोई की योजना है तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का है तो भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही जा रहे हैं। उस विभाग का मंत्री हाथ बांधकर पीछे ऐसे खड़ा रहता है जैसे उस विभाग का कोई चपरासी आया हो, तो ये दशा हो जाती है। अरे भाई, जिस विभाग की कोई योजना है उसी विभाग का मंत्री उसका अनावरण करें, उद्घाटन करें, उसका भूमि पूजन करें, उसका प्रारंभ करें। ये होना चाहिए। अपने मंत्रियों को महत्व देने की आवश्यकता है, स्वयं पीछे रहें, मंत्रियों को आगे बढ़ाएं, तब जो है लोकप्रियता और जनहित के कार्य होते हैं, अन्यथा नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रघुनंदन जी शर्मा। आज निश्चित तौर पे रघुनंदन जी शर्मा ने कुछ सलाह दी है तो कुछ खिंचाई भी की है। अपनी ही पार्टी पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं जो निश्चित तौर पे पार्टी को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाएंगे। और हमने अपने चैनल के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए आज रघु जी से एक संदेश लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये संदेश मोहन यादव जी तक पहुँचेगा और इस पर पालन करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।